गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम अपनी पाठ्य पुस्तक भूगोल में से पाठ 2 का अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता है ये अध्ययन हमारा चल रहा है, पिछले शायद 2 वीडियो में इस पाठ का अध्ययन रहा है। आज उसी पाठ में से हम हमारा शिक्षण बिंदु लेंगे मृदा का निम्नीकरण, है ना। मृदा यानी आपको मैंने समझा दिया था मिट्टी और इसकी प्रमुख कारकों को भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे मृदा का निम्नीकरण। मृदा का निम्नीकरण का क्या अर्थ होता है बेटा? मृदा निम्नीकरण का अर्थ होता है कि मृदा जो है उसकी गुणवत्ता में कमी आना। गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी में कमी आना। जो मृदा के गुण है उसमें कितनी कमी आ रही है और वो कमी क्यों आ रही है, वो क्या कहलाती है? मृदा का निम्नीकरण कहलाती है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसका अर्थ हम लिखना चाहेंगे तो उसमें हम लिखेंगे मृदा की गुणवत्ता में कमी का आना ही मृदा का निम्नीकरण है। मृदा जब अपनी गुणों को छोड़ देती है या उसके गुणों में बहुत कमी आ जाती है और वो जो उपजाऊ होती है, मृदा का पहला प्रथम कार्य क्या होता है? मिट्टी का कृषि, है ना, खेती, उपजाऊ होना। तो मृदा अपने उस गुणधर्म को छोड़ देती है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि मृदा अलग अलग प्रदेश के अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके कारण कि मृदा की गुणवत्ता में कमी क्यों आती है। आप कहोगे ना मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी क्यों आती है? क्वालिटी। अभी आप छोटे बच्चे हो, आप अगर नहीं पढ़ोगे, अपना रिवीजन नहीं करोगे, अपना लर्न नहीं करोगे तो आपकी भी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। आपने कोई काम सीखा, उस काम का आप रिपीटेशन नहीं करोगे तो आपकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार अगर मृदा जो है उसकी गुणवत्ता में कमी आने के भी बहुत से कारण होते हैं। उनमें से देखो 2 कारण प्रमुख है, मानवीय और प्राकृतिक। एक तो होते हैं कि मनुष्य के द्वारा कुछ कार्य ऐसे किए जाते हैं कि मृदा का ह्रास हो जाता है, और एक होता है मनुष्य के द्वारा ना होकर प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे मृदा का ह्रास हो जाता है। तो बेटा क्या करते हैं हम ऐसा कि हम कैसे मृदा का विनाश कर रहे हैं, हम मिट्टी को अनुपजाऊ कैसे बना रहे हैं, मिट्टी क्यों यूजफुल नहीं रह रही है, ऐसे कौन से कर्म हम मनुष्य करते हैं जिससे कि मृदा की उपयोगिता में कमी आती है। तो देखो बेटा इसमें बहुत से कारक आ रहे हैं। अच्छा, आपने एक शब्द पढ़ा होगा कई बार, मृदा का अपरदन। अपरदन क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जल अथवा वायु के द्वारा उड़कर चले जाना या बहकर चले जाना, ये मृदा का अपरदन। यानी अपने स्थान को जब मृदा छोड़ देती है वो मृदा का अपरदन कहलाता है। अब देखो बेटा इसमें मानवीय और प्राकृतिक 2 प्रकार के कारण है। किस चीज़ के लिए? मृदा निम्नीकरण के लिए जो उत्तरदायी कारण है उसमें कौन कौन से 2 कारण है? मानवीय और प्राकृतिक कारण। इनमें कौन से? वनोन्मूलन सबसे प्रमुख कारण कौन सा निकल कर सामने आया है? वनों का उन्मूलन हो जाना। यानी हमने क्या करा है, मानव जाति ने क्या किया है, अपने सुख स्वार्थ और अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी विरासताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को काट दिया है ना, वृक्षों का दोहन कर दिया है। आज देखो वन है ही नहीं, मतलब बहुत कम क्षेत्र में वन है तो घनेरे नहीं है और किसी यूज़ के नहीं है। तो हमने क्या करा है, हमने जैसे जैसे हमने उन्नति की है और हमारे सुख सुविधाओं का साधन हुआ है, हमने वनों का विनाश कर दिया है। चाहे वो फर्नीचर के लिए किया हो, चाहे वहाँ कोई कॉलोनी बसाने के लिए किया हो, और चाहे किसी कल कारखाने को लगाने के लिए किया गया है। अतिचारण। अतिचारण का क्या अर्थ होता है? किसी जगह पर अत्यधिक पशुओं का चारण करवाना। यानी जो वृक्ष होते हैं, जो छोटी छोटी सी पोपलें उठती हैं, वृक्ष उठते हैं, वहाँ पे गाय वगैरह जो पशु होते हैं, पालतू पशु चाहे आवारा पशु, वो अत्यधिक चारण करते हैं, चरते हैं, है ना, खाते हैं। फिर है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग। बेटा आपको अगर मैडम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जो करते हैं यूज़ तो खेती अच्छी होती है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, खेती अच्छी होती है, लेकिन जब हम किसी कैपेसिटी से ज़्यादा, उसके क्षमता से ज़्यादा हम उससे कार्य लेंगे तो क्या होगा? उसकी गुणवत्ता एक निश्चित सीमा के बाद समाप्त हो जाएगी, है ना। तो जो आज किसान क्या चाहता है, आज का मनुष्य चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से प्राप्त कर लें, तो उस ज़मीन के ऊपर तरह तरह के रसायनों का, कीटनाशकों का यूज़ करता है। इससे उस समय तो वो पौधा या पेड़ या फसल अधिक उपजा देती है, लेकिन एक समय के पश्चात वो जो भूमि की जो गुणवत्ता है उसमें क्या होता है, उसमें विनाश हो जाता है, क्योंकि वो ज़मीन अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से डैमेज हो चुकी है। फिर है वर्षा का दोहन और भूस्खलन, बाढ़। मतलब वर्षा
जब वर्षा का जल आता है धरती पर, अपन लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कृषि है वो कैसी है, मानसूनी है। अब जो वर्षा का जल आ रहा है तो उसका हम सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो वेस्ट हो जाता है, उसको हम रिस्टोर भी नहीं करते हैं और वो वेस्ट हो जाता है। और पानी का जो बहाव होता है वो मिट्टी को बहाकर ले जाता है। बाढ़ इत्यादि हमारे यहाँ पर आती रहती हैं और वो पानी को बहा कर ले। एक शब्द आया भूस्खलन। भूस्खलन का क्या अर्थ होता है, जब ज़मीन अपना स्थान छोड़ देती है, खिसक जाती है। अपन लोग देखते हैं ना पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर सुनने में आता है कि भूस्खलन हो गया। तो भूस्खलन क्या होता है, वो भूस्खलन यही होता है जब वो ज़मीन अपना जगह को छोड़ देती है, भूमि को छोड़ देती है, उस जगह पे या तो धंस जाती है या दब जाती है या टूट जाती है, वो चीज़ भूस्खलन कहलाती है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने मृदा के गुणवत्ता में कमी, मृदा का जो निम्नीकरण पढ़ा है उसका अर्थ पढ़ के हमने उसके कारक पढ़ लिए। अब इन सब से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए हम मृदा को कैसे संरक्षित करते हैं। मैंने संरक्षण का अर्थ आपको पहले भी बताया था कि संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा करना, किसी चीज़ को बचा कर रखना। तो मृदा की गुणवत्ता को हम कैसे बताएं कि मृदा निम्नीकरण ना हो, मल्च बनाना। अब मल्च क्या चीज़ होती है, देखो बेटा आपकी कॉपी बुक है जो उसमें दिखाया हुआ भी है, पॉइंट दिए हुए हैं, इसके अर्थ आप अपनी बुक में से लिखेंगे कॉपी में, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ वो अपने आप को समझाने के लिए बता रही हूँ कि मल्च बनाना क्या होता है। मल्च क्या चीज़ होती है बेटा, ये विदेश इजराइल की तर्ज पर इंडिया में अपनाया गया है, महाराष्ट्र में इसे अपनाया गया, हमारे यहाँ के शेखावटी क्षेत्र में भी इस प्रकार की कृषि को अपनाया जाता है। इस कृषि में क्या होता है, जब कृषि की जाती है ना, जो दो पौधों के बीच की जो जमीन होती है उसमें एक प्रकार की प्लास्टिक की शीट को बिछा दिया जाता है। ये शीट क्या करती है, ये शीट जो धरती की जो नमी है उसको ये बचा कर रखती है और इस प्रकार उसकी उर्वरता को नष्ट नहीं होने देती, क्योंकि नमी रहती है तो कृषि अच्छी होगी, उपजाऊ होगी और प्लस उस नमी से हमें अच्छी उपज प्राप्त होगी। ठीक है, वेदिका फॉर्म बनाना। वेदिका क्या होता है, आप यज्ञ वेदी देखते हैं, देखो वेदिका फॉर्म की तो आपकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में भी आपको इसका चित्र बताया गया है, पेज नंबर 12 पर देखो बेटा, वेदिका फॉर्म बताए गए हैं। ये क्या होता है, मोस्टली संतल सोपान स्थान, सोपान यानी स्टेप बाय स्टेप होती है और कहाँ पर होती है मोस्टली, तीव्र ढाल, जो तीव्र ढाल होता है ना, जो ढाल क्या होता है, स्लोप, जैसे ये है पहाड़ी ढाल है, ये तीव्र ढाल है। अगर यहाँ पे हम क्या कृषि करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप की कृषि करेंगे। इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा कि जो पानी है वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पर रुक जाएगा और जो ज़मीन है वो नम रहेगी, प्लस जो खेती हम वहाँ कर रहे हैं, जो कृषि हम वहाँ कर रहे हैं उसे पानी की उपलब्धता रहेगी। आपको पता है कि पानी सबसे ज़्यादा अति आवश्यक वस्तु है किसके लिए, कृषि के लिए। जल एक अति आवश्यक साधन है कृषि के लिए। अब है समोच्च रेखी, वेदिका फॉर्म समझ में आ गया। अब है समोच्च रेखी जुताई। समोच्च रेखी जुताई का भी आपके इसमें देखो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, अपनी पाठ्य पुस्तक को देखिए, दो चित्र 2.6 जो दिया हुआ है वो समोच्च रेखी जुताई दिया गया है। अब ये भी क्या है, समोच्च रेखी जुताई भी कैसे कहाँ पर की जाती है, पहाड़ी ढाल की समोच्च रेखाओं को समांतर बनाकर समोच्च रेखाएं बनाई जाती है, इसमें ऐसे 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 है ना, वो स्टेप बाय स्टेप थी और ये समोच्च रेखाएं बनाई जाती है। इस पर क्या किया जाता है, इसका भी क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य भी जल के बहाव को अफवाह को रोकना और कृषि करना है। अब है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं बेटा, आप लोग भी कभी यात्रा पे जाते हो तो आप लोग देखते हो कि सड़क के किनारे किनारे या तटीय क्षेत्रों के किनारे पौधों की एक रेखा बनी हुई होती है, वो रक्षक मेखला कहलाती है। वो क्या करती है, हवा के दबाव को रोकती है, प्लस जमीन में जो मिट्टी है उसको वो बांधे रखती है। हम रहती है ना, पानी पर जमीन से पौधे जो होते हैं वो जमीन से पानी लेते हैं तो वो जमीन पर उसको बांधे रखती है। तो ये रक्षक मेखलाएं भी क्या करते हैं, मृदा को बांधे रखती हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं,
वही बात आ गई जो हमने समुच्चय रेखी जुताई पढ़ी थी, उसमें ही एक प्रकार की समुच्चय रेखी रोधिका है। रोधिका यानी रोधक, किसी चीज का अवरोध। तो अवरोध किसका करेंगे आप? एक तो मिट्टी को बहने से रोकेंगे या उड़ने से रोकेंगे, और एक वर्षा जल को रोकेंगे। तो एक समुच्चय रेखी रोधिकाओं के द्वारा भी हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। चट्टान बांध। चट्टान बांध क्या होता है? शब्द से तो हमें लग रहा है कि जो बांध पत्थरों से बनाया जाए वो चट्टान बांध है। नहीं बेटा, चट्टान बांध का अर्थ होता है जो हमारी बहुउद्देशीय योजनाएं होती हैं या जो बांध बनाया जाता है, उसका जो पीछे का जो इलाका है वहाँ पर क्या होता है, ये जो मिट्टी की गाद वगैरह, वो इलाका नम होता है, वहाँ मिट्टी की गाद वगैरह बनती रहती है। उसके बाद उन गादों की जब खुदाई करते हैं तो नालियाँ बन जाती हैं, और वो क्षेत्र जो होता है वो अपना ऑटोमेटिकली कैसा हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। इससे वहाँ पर फसल अच्छी हो जाती है। हम अधिकतर बांधों के जो पीछे वाला एरिया होता है वहाँ पे चट्टान बांध का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उस बांध की जो नमी होती है और जो वहाँ गाद इकट्ठी हो जाती है उससे वहाँ पर फसल अच्छी हो जाती है। बीज की फसल उगाना। बीज की फसल का मतलब है जैसे आपका खेत है, उसमें कुछ क्षेत्र में आपने एक फसल उगा दी, फिर दूसरे क्षेत्र में दूसरी, यानी फसलों के बीच की फसलों को उगाना। दो एक ही फसल के बीच में दूसरी फसल का उग जाना। जैसे आप इसमें उगा सकते हैं मक्का और सोयाबीन एक साथ उगाई जा सकती है। आप इसमें प्रतियोगी फसलों को नहीं उगा सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। किस चीज़ के लिए? कि मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में कैसे करेंगे मृदा का संरक्षण? मल्च बनाकर, वेदिका फॉर्म द्वारा, समुच्चय रेखी जुताई द्वारा, रक्षक मेखलाओं के द्वारा, समुच्चय रोधिकाओं के द्वारा, चट्टान बांध के द्वारा और बीज की फसल उगाने के द्वारा। ये तो हम ऐसे करते हैं। और वैसे मृदा के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? वनों को नहीं काटना चाहिए। अतिचारण पे भी जो हमने इसके कारण बनाया था, इन्हीं को भी हम इसका उपाय लिख सकते हैं कि हमें वनों का अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए। अतिचारण, हमें पशुओं को चराने की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। हर भूमि में पशुओं की चारण व्यवस्था को रोकनी चाहिए। जमीन पे जहाँ तक हो सके कीटनाशक दवाइयों का यूज़ कम करना चाहिए, बल्कि जैविक कृषि हमें की जानी चाहिए। वर्षा के जल को हमें बचाकर रखना चाहिए। भूमि में बंधाव रहे, इसके लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि भूस्खलन न बने। भूस्खलन क्यों होता है? जैसे हमको खाद और कहीं पे खान वगैरह खो देते हैं, वहाँ की जमीन पोली हो जाती है और वो टूट जाती है। और बाढ़ इत्यादि के पानी को बांध द्वारा रोका जाए, और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? मृदा की रक्षा कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से मृदा की रक्षा होती है। तो बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको इसके प्रश्न करने हैं, और होमवर्क में आपको ये जो मैंने मृदा का संरक्षण लिखा है ना यहाँ पर, ये आपको होमवर्क करना है। होमवर्क में ये पूरे सातों के आपको पॉइंट्स लिखने हैं, इनकी डिटेल लिखनी है। प्लस आपको अपनी जो नोटबुक है, आप होमवर्क अभी अच्छी तरह समझ लीजिए बेटा। जो अपनी नोटबुक है इसमें आपको ये वाला डायग्राम, वेदिका फॉर्म वाला डायग्राम, समुच्चय रेखी जुताई वाला डायग्राम और रक्षक मेखला वाला डायग्राम आपको बनाना है। प्लस भूमि का यूज का तो आप नहीं बनाएंगे, चलिए रहने दीजिए, लेकिन ये वाला आपको अवश्य बनाना है। और ये मृदा के जो कारक हैं, मृदा के कारक, तो ये वाला आपको डायग्राम बनाना है। ये आपको अपना होमवर्क कंप्लीटली करना है। ठीक है, इट्स ओके बेटा, दैट्स ऑल, क्लास ओवर।